जो लोग साइकिल चलाते हैं उनके लिए कमर का निचला हिस्सा कभी-कभी बहुत परेशान करता है ना? लंबी राइड का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है और दर्द तो कई बार बाइक से उतरने के बाद भी बना रहता है। और अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो वो अकेले नहीं है। रिसर्च बताती है कि लगभग 80% लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता ही है। मतलब ये एक बहुत ही आम समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि जिस बाइक को हम इतना पसंद करते हैं वो हमारी दोस्त है या दुश्मन, और इस दर्द से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए, बस यही आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम शुरुआत करेंगे विज्ञान से, फिर समझेंगे कि बाइक पर असल में होता क्या है, और आखिर में ऐसे समाधानों पर बात करेंगे जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से से शुरू करते हैं जो सबूतों पर आधारित है। ये समझने के लिए कि कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, हमें रिसर्च की तरफ देखना ही होगा। हम एक मेटा एनालिसिस के नतीजों पर गौर करेंगे। अब ये मेटा एनालिसिस क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे कई डॉक्टरों की राय लेकर एक आखिरी सबसे भरोसेमंद नतीजे पर पहुंचना। ये कई सारी स्टडीज की एक सुपर स्टडी होती है जो हमें एक मजबूत निष्कर्ष देती है। तो इस खास स्टडी में 2 तरह की एक्सरसाइज की तुलना की गई। एक थी कोर स्टेबिलिटी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आसपास की गहरी मांसपेशियों पर काम करती है, और दूसरी थी जनरल एक्सरसाइज, जिसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग जैसी आम गतिविधियां शामिल थीं। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, मेटा एनालिसिस ने साफ दिखाया कि शॉर्ट टर्म में, यानी कुछ महीनों में, दर्द कम करने के लिए कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज बेहतर थी, लेकिन लंबे समय में, मतलब 6 से 12 महीनों में, दोनों के फायदे लगभग बराबर हो गए। इसका सीधा सा मतलब है, अगर जल्दी राहत चाहिए तो कोर स्टेबिलिटी से शुरुआत करना एक बेहतरीन आइडिया है। चलिए अब इस साइंस को साइकिल चलाने वालों के नजरिए से देखते हैं। ये तो ठीक है, पर बाइक पर ऐसा क्या होता है जिससे कमर में दर्द होने लगता है? इसका सबसे बड़ा विलन है स्टैटिक फ्लेक्शन, मतलब हैंडलबार तक पहुंचने के लिए लगातार आगे की ओर झुके रहना। जरा सोचिए, ये ऐसा है जैसे कोई घंटों तक अपनी रीढ़ को एक ही पोजीशन में खींच कर रखे, जिससे उस पर लगातार दबाव बनता रहता है। डॉक्टर माइकल लैनिंग ने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि साइकिल चलाने वालों के पैर तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उनका कोर कमजोर है तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी टूटे हुए फ्रेम वाली बाइक को चलाना। सारी ताकत बेकार जाती है और पूरा दबाव रीढ़ पर आ जाता है। और ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। कोर कमजोर होता है तो हमारे ग्लूट्स यानी कूल्हे की मांसपेशियों को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब वो थक जाते हैं तो टाइट हिप फ्लेक्सर्स, जिन्हें श्वास कहते हैं, हमारी रीढ़ को खींचने लगते हैं, जिससे दर्द होता है। और इन सब के ऊपर अगर बाइक का फिट सही नहीं है तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी काम करता है, जिसे रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब सीधा सा है। जब हिप्स की मांसपेशियां बहुत टाइट हो जाती हैं तो वे हमारे ग्लूट्स यानी बट की मांसपेशियों को सुला देती हैं, उन्हें अपना काम करने से रोकती हैं। मजाक में इसे डेड बट सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो अब जब हम समस्या को काफी हद तक समझ गए हैं तो चलिए समाधान पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि राइडर खुद अपने शरीर को मजबूत करने के लिए क्या कर सकता है। लेकिन समाधानों पर कूदने से पहले आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि प्सोआस मांसपेशी कितनी टाइट है। इससे हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसे मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट कहते हैं। बहुत आसान है, बस बिस्तर के किनारे पर लेटें, एक घुटने को अपनी छाती से लगाएं और दूसरे पैर को आराम से नीचे लटकने दें। अगर लटका हुआ पैर टेबल के लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है तो बहुत संभावना है कि प्सोआस टाइट है। और इन असंतुलनों को ठीक करने के लिए ये कुछ बेहतरीन ऑफ बाइक एक्सरसाइजेज हैं। प्लैंक्स कोर के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। ग्लूट ब्रिजेस उन सोए हुए ग्लूट्स को फिर से जगाते हैं। साइड लेग रेजेस पेल्विस को स्थिर रखने में मदद करते हैं। और नी टू चेस्ट और चाइल्ड्स पोज जैसे स्ट्रेच टाइट मांसपेशियों को आराम देते हैं। शरीर पर काम करना तो समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है बाइक। तो चलिए अब राइड को ठीक करने पर ध्यान देते हैं। ये एक बहुत ही सरल गाइड है। जैसे क्या सवारी करते समय कूल्हे ज्यादा हिलते हैं, तो हो सकता है कि सैडल बहुत ऊंची हो, उसे थोड़ा नीचे करके देखें। क्या हाथ एकदम सीधे और कंधे टाइट रहते हैं, शायद हैंडल बार बहुत दूर है, एक छोटा स्टेम लगाने से मदद मिल सकती है।
और अगर हाथ सुन्न हो रहे हैं तो सैडल का एंगल एडजस्ट करने से वजन का बंटवारा बेहतर हो सकता है। और हाँ, एक छोटा लेकिन बहुत असरदार बदलाव है चौड़े टायर इस्तेमाल करना। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी कार के लिए बेहतर सस्पेंशन लगवाना। ये सड़क के झटकों को सोख लेते हैं ताकि रीढ़ को उन्हें न झेलना पड़े। तो अब हमने राइडर और राइड दोनों की बात कर ली है। चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि दर्दमुक्त साइकिलिंग के लिए एक मिला-जुला नजरिया अपनाना जरूरी है। देखिए, सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि कोई एक जादुई समाधान नहीं होता। ये सिर्फ एक चीज को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये राइडर और राइड के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने के बारे में है। तो दर्द मुक्त साइकिलिंग का रास्ता इन 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, राइडर को मजबूत बनाना, दूसरा, राइड को ट्यून करना और तीसरा, स्मार्ट तरीके से सवारी करना, जैसे चढ़ाई पर हल्का गियर इस्तेमाल करना, अपनी पोजीशन बदलते रहना और हाँ, कभी-कभी पेडल पर खड़े होकर अपनी पीठ को थोड़ा आराम देना। और आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, क्या हम सिर्फ मौजूदा दर्द का इलाज कर रहे हैं या फिर एक ऐसी मजबूत नींव बना रहे हैं जिससे भविष्य में दर्द हो ही ना? ये सिर्फ रिएक्शन देने के बजाय प्रोएक्टिव होने का नजरिया है, और यही लंबे समय तक साइकिलिंग का आनंद लेने की असली चाबी है।